एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UIIC के फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो में लास्ट मोमेंट पे मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दो चीज़ों को लेकर के अभी भी बहुत सारे मेंबर्स जो हैं या कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। एक तो बॉन्ड ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं, और दूसरा पोस्टिंग को लेकर के। तो वीडियो को अगर इस को लास्ट तक आप देखते हो तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी अच्छे से, और ये दोनों डाउट्स आपके 100% आई एश्योर यू कि क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। उसके बाद में आप खुद को डिसीजन ले सकते हो, खुद का डिसीजन आप बना सकते हो कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि लास्ट डेट रिमाइंडर मैं आपको दे दूँ 23। देखो, कोशिश करना आज या कल तक अप्लाई कर देना, क्योंकि 22 अयोध्या जिसके लिए सभी लोग वेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। तो देखो, हो सकता है कि उस दिन में भी कुछ जगह पर हॉलीडेज़ रहेंगी, इवन पूरा ही हाफ डे या फुल डे। तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि आप खुद से आप उसको अप्लाई कर लो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम लेवल की, कट ऑफ की और प्रीवियस ईयर पेपर की, ठीक है। तो एग्जाम लेवल ऑलरेडी मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना चुकी हूँ UIIC AO और असिस्टेंट दोनों के लिए। लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक करना अच्छे से। अगर अभी भी आपने 15 दिन 20 दिन उसको मेंटेन कर लिया तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके ले जाओगे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को मैंने उसके अंदर कवर कर दिया था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको कि RRB PO मेंस लेवल आएगा आपका एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन RRB PO के अंदर ना बहुत खेला जाता है, जैसे GA के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा, ठीक है। बट कई बार आप पूछते हो कि कैसा किस एग्जाम से सिमिलर रहेगा, तो RRB PO मेंस मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। तो उसमें स्ट्रेटेजी में मैंने आपको एग्जाम पैटर्न और टाइम स्लॉट कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि कंपोजिट टाइम है, उसमें खेल करना बहुत अच्छे से आप सीख सकते हो, ठीक है, और बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, तो इसलिए उसको जरूर देखना। कट ऑफ की बात करें तो देखो, एग्जाम पैटर्न में आप देखोगे तो 2015 का 16 का डेटा जो भी है, इस वीडियो के बाद में मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, आपको टेलीग्राम में मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर भी। तो ये सारा डेटा और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। बात करूंगी मैं कट ऑफ की। वैसे देखो, मेरे हिसाब से कट ऑफ को देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज देखो, पहले पैटर्न अगर आप देखोगे तो एक तो जर्नलिस्ट के साथ में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए भी था 2016 के अंदर। फिर अगर हम बात करते हैं कि कुछ डिस्क्रिप्टिव भी था, और इस बार आप पैटर्न देख रहे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग्जामिनेशन है और आपका इंटरव्यू है। कोई अभी LPT का ऐसा मेंशन नहीं है, या फिर हम बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव का कुछ मेंशन नहीं है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रही थी। बट फिर भी आप लोग देखना चाहते हो, श्योर होना चाहते हो तो ज़रूर देखिएगा। एक चीज़ यही कवर करूँगी मैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? डेफिनेटली 1/4 ऑफ द मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग है। जब मैंने UIIC असिस्टेंट का एग्जाम का जो पूरा मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ मेरे को सुनने को मिली कि आपने सेक्शनल कट ऑफ लिखी हुई नहीं है, आपने कैसे बता दी। मैंने ऐसे बता दी है यहाँ पे, सेक्शनल कट ऑफ 100% होगी, क्योंकि आप एक चीज़ स्क्रीन पे ब्लिंक हो रही होगी, देख रहे होंगे कि उसमें कैसे आप नंबर्स के बारे में बता रहे हैं कि ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेक्शनल, ठीक है, कि आप जो ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट रिटन टेस्ट तो एक ही होगा। अब उसमें क्या बोलना चाह रहा है, ईच का क्या मतलब है, यानी हर एक सेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहां से ये चीज प्रूव होती है कि आपका सेक्शनल कट ऑफ 100% होगा, ठीक है। आई होप कि अभी आपको क्लियर होगा। देन आपकी दूसरी सबसे बड़ी चीज़ निकल के आती है कि क्या मुझे इंश्योरेंस के स्टैटिक पार्ट को कवर करना चाहिए। आपको इंश्योरेंस के स्टैटिक पार्ट को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स है ना, जब आप करंट अफेयर्स करोगे उसमें इंश्योरेंस के पार्ट को कवर कर लेना, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। येस, मैं ये बोल रही हूँ कि इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट्स वगैरह को आप अवॉइड कर सकते हो, बट इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स को आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, प्रीवियस ईयर के जो मुझे क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क या क्वेश्चंस मुझे कुछ मिलेंगे तो वो भी डेटा मैं टेलीग्राम में ऐड कर दूंगी, सो दैट आप इससे एक बार निश्चिंत हो जाओ। अदरवाइज इंश्योरेंस किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो वॉइस नोट भी आपको टेलीग्राम में मैंने पूरा रिवाइज करवा रखा है, हिंदी इंग्लिश में, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस भी अगर स्टैटिक के आ गए तो ऐसे आएंगे कि आप इजीली उसको कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ कि इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि फाइनेंस मतलब बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा उस पर पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, मेंशन है एग्जाम पैटर्न में। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे काफ़ी सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, और दिया भी है तो कन्फ्यूजन में है, कि पोस्टिंग और सर्विस पीरियड। तो देखो,
और देखो मोस्टली जो पोस्टिंग होगी ना वो साउदर्न और वेस्टर्न जोन्स में होगी, ठीक है, ये साफ साफ है। तो अब जो साउथर्न या वेस्टर्न जोन से बिलोंग करते हैं उनको डेफिनेटली उन्होंने अप्लाई भी कर लिया होगा, करना ही चाहिए, उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। बट देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट लाइन एक और मेंशन है कि ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। मोस्टली का मतलब क्या है, 100% दे आर नॉट श्योर, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं आपका लक भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है, आपकी डेस्टिनी भी डिपेंड कर सकती है कि जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो वहीं आपको कहीं कुछ मिल जाए, है ना। तो इसीलिए बाकी हाँ, अगर आपको जॉब चाहिए तो देखो ये सारी चीज़ों की कोई सर्टेनिटी तो होती नहीं है कि आपकी होम पोस्टिंग मिलेगी, बहुत कम होम पोस्टिंग मिलती है। तो इसलिए ज़रूर इसको अप्लाई करो। आई थिंक इसको इतना बड़ा इशू बनाओ मत, है ना, क्योंकि आपको अपने घर के नज़दीक किसी भी सेक्टर में बहुत कम ऐसा होता है कि आपको अपने घर के पास में वो चीज़ मिले, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। सर्विस पीरियड आपका इनिशियली 5 ईयर्स होगा, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ 5 ईयर्स तक आपको सर्व करना पड़ेगा, और इस बीच में आप ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते, ऐसा क्लियरली मेंशन है। तो ट्रांसफ़र तो नहीं होने वाला है 5 सालों तक। उसके बाद आगे की बातें होंगी, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। एग्ज़ाम कब होगा, इसका एग्ज़ाम के बारे में मंथ एक्सपेक्टेड बता रखा है, और एक डेट सर्कुलेशन में भी है 13 फ़ैब। तो देखो डेट का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फ़ैब में कभी भी किसी भी वक्त देखने को मिल सकता है। सो दैट आपको प्रिपेयर रखना है, और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, ईजिली अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड की। तो 1 ईयर है, एक्सटेंड भी हो सकता है। एक्सटेंड कैसे होगा, क्या होगा, इसका मैं थोड़ा आगे बता रही हूँ। विद इन दिस पीरियड आपको क्या करना होगा, 1 साल के अंदर ही एक एग्ज़ाम देना होगा, नॉन लाइफ लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन, जो कि आपका इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो करवाने वाला है, ठीक है, III। तो वो आपका कंडक्ट करवाएगा। अब उसके बाद में अगर आपने मान लीजिए कि उसको क्लियर नहीं कर पाते, मोस्टली एग्जाम इसके अंदर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्लियर कर लेते हैं। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि नहीं होगा क्लियर, नहीं हो जाता है आराम से क्लियर। बट इनकेस नहीं हो पाता कोई भी सर्कमस्टांस की वजह से, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर फेजेस हो, ये भी हो सकता है, तो उस केस में जो प्रोबेशन पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है। अगर उस तक भी नहीं होती है कोई चीज़ें तो फिर टर्मिनेशन की बात आ जाती है, बट ऐसा नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबली 99% केसेस में ऐसा नहीं होता है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है बॉन्ड की। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो सर्विस पीरियड मैंने क्या बोला, 5 ईयर्स है, इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। अगर आप रिजाइन करते हो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ बॉन्ड पीरियड, मतलब आपका 5 साल का है, ठीक है, आपने विद इन 1 ईयर, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसके एक्सपायरी होने से पहले, यानी कि आपने बोल दिया कि 2 सालों के बाद में आपने छोड़ दिया, 3 सालों में छोड़ दिया, तो इस तरीके से आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा 1 ईयर ग्रॉस सैलरी जो भी होगा, और ड्यूरिंग प्रोबेशन, ठीक है, जितना भी आपको सैलरी मिला है वो, प्लस 35,000 जो कि आपके पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग के रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी ग्रॉस सैलरी को लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं कि इतना सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक वर्ड आप ध्यान देना, प्रपोर्शनेटली रिड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपने 2 साल सर्विस दी है, या 3 साल दी है, 4 साल दी है, तो ये अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको थोड़ा जहन में रखना है, वरना अगर सिर्फ इतना ग्रॉस सैलरी तक देखते हो तो ये चीज़ सरासर गलत हो जाएगी, ओके। अगर मान लीजिए प्रोबेशन पीरियड में, यानी विद इन 1 ईयर अगर आप जो है इसको छोड़ना चाह रहे हो, मतलब जॉब को, तो वो फिर जितना भी आपको उस ड्यूरिंग द टाइम जो भी आपको सैलरी मिली है वो, प्लस 35,000 तो आपको पे करना पड़ेगा, जो कि आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वो बता रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ तो समझ आ गई होगी, आई होप आपको। बॉन्ड ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो आप जॉब छोड़ते हो और दूसरी जॉब आपने पकड़ ली है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट PSUs के अंदर है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, तो वहाँ पे बॉन्ड ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, जो रेस्ट आपका बचा हुआ है वो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप, तो मतलब यहाँ पे आपको फिर कुछ पे नहीं करना होता है, फिर आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है ना वो यहाँ से आपके UIIC के अंदर सबमिट होता है, फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज़ तो नहीं कह सकते हम, थोड़े से फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसके बाद में आप इजीली उसको कर सकते हो जाएगा वो ट्रांसफ़र। बट इन केस अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो इन सेक्टर्स में, या मान लो जॉब ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको खुद को ये चीज़ें पे करनी पड़ेगी, अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स क्लियर। उसके बाद में ग्रॉस सैलरी आपका 88,000 है। अब वो प्लेस टू प्लेस चीज़ें वेरी करती रहती हैं, सो दिस इज़ पर मंथ,
तो आई होप कि इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब आपका एक इशू आता है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपका 1000 है, उसके बाद में आपका GST भी लगेगा, तो 1180 या समथिंग ऐसा अमाउंट बनता है। ओके तो देखो, अगर आपको फाइनेंशियली कोई ऐसी ज़्यादा परेशानी फील नहीं होती है तो जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसको फिल करो, क्योंकि अगर आप मैक्स टू मैक्स मान लेते हो कि एक फॉर्म की जो आपकी फ़ीस है वो 1000 भी अगर हम मैक्स टू मैक्स मान लेते हैं ना, और मान लो कि आपने 50 या इससे कम या जितने भी फॉर्म दिए, तो आपकी जब जॉब लगेगी ना, 1 सैलरी 2 सैलरी में आपकी वो पूरे अमाउंट रिकवर हो जाएगी। बट यस, वहाँ थोड़ा इशू रहेगा जहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आती है एक फॉर्म के लिए, तो थोड़ा सोच समझ करके, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, फिर उन चीज़ों को या उन पोस्ट के लिए ज़्यादा अप्लाई करो जिसके लिए आप ज़्यादा फोकस्ड हो, थोड़ा उसमें फिर आपको फोकस रहना पड़ता है। तो दिस इज़ माई सजेशन। बाकी आई होप कि वीडियो में एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी। टिल देन टेक केयर, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। एनी अदर डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट, एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।